हेलो ऑल, वेलकम टू प्रेड इजी वी मेक इट इजियर। माय नेम इज प्रद्युम्न और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 20th चैप्टर हमारी अपनी वीडियो सीरीज जो मैंने बनाई है RSMS SB जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA एग्जाम 2022 के लिए। ये जो कोर्स है वो इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है और जो मैं बुक रेफर कर रहा हूँ वो इंग्लिश फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बाई प्रोफेसर BK रस्तोगी। आप RSMS SB जूनियर अकाउंटेंट और TRA एग्जाम के अलावा किसी भी RPSC या RSMS SB की एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि हाई कोर्ट क्लर्क की आप कर रहे होंगे, क्योंकि हाई कोर्ट क्लर्क की जो है वैकेंसीज वापस से आउट हो गई हैं और 22 अगस्त से इसके फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। तो आप जल्द से जल्द जैसे ही ये फॉर्म निकलते हैं आप इन फॉर्म्स को भर दें। अगर आप RPSC और RSMS SB की दूसरी भी एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसका प्रोसीजर है वो बहुत आसान सा रहता है। 3 महीने के अंदर अंदर आपको पोस्टिंग भी इसमें मिल जाती है। तो ये बहुत बेहतर रहेगा अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। इसमें सिर्फ इंग्लिश, हिंदी और जीके जो है वो राजस्थान की जीके इसमें आती है। कुछ करंट अफेयर्स भी इसमें आते हैं, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि कई सारे लोग हैं जिनकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी वीक रहती है, तो आपको इसमें मैथमेटिक्स का झंझट आपको नहीं लेना है, रीजनिंग का आपको झंझट नहीं लेना है। ज़्यादातर लोगों की जीके बढ़िया होती है, तो जीके की आप उससे में तैयारी कर सकते हैं। हिंदी नॉर्थ इंडिया में जितने भी बच्चे हैं RPSC की जो भी तैयारी करते हैं उनकी हिंदी भी काफ़ी अच्छी होती है। इंग्लिश का भी अच्छी बात ये है कि इंग्लिश में इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं आता है। और अभी जो ये वीडियो सीरीज चल रही है जिसकी 20th वीडियो आज हम चालू करेंगे, और टेंसेज की ये फाइनल वीडियो रहेगी। टेंसेज में फ्यूचर टेंस आज मैं इसमें पढ़ाने वाला हूँ। तो इंग्लिश आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। जो भी वीडियोस मैं यहाँ पे बनाऊंगा आप उसको लगातार फॉलो करते रहें और आपकी इंग्लिश की तैयारी इन्हीं वीडियो से कंप्लीट हो जाएगी। बाकी वोकैब का जो पोर्शन है उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। यही जो बुक है इंग्लिश फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बाई प्रोफेसर BK रस्तोगी, इसमें से आपको आसानी से सारा की सारा मटेरियल मिल जाएगा। और जिस लेवल के क्वेश्चंस इस हाई कोर्ट क्लर्क वाली एग्जाम में आते हैं उस लेवल के क्वेश्चंस आपको आसानी से इस बुक में मिल जाएंगे। बाकी आप बाजार से कोई भी नोट्स भी खरीद सकते हैं जिनमें आपको वोकैब वाला पोर्शन मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आपसे वापस से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्रेड इजी वी मेक इट इजियर के नाम से हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, जिसका लोगो आपको यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है ऐसा ही लोगो वहाँ पे डला हुआ है। तो आप वो ज्वाइन कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट जो भी अपडेट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको मिल जाएं। जो भी मैं वीडियोस पोस्ट करता हूँ उनकी जो लिंक है वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, कोई भी सजेशन आप हमें देना चाहते हैं, रिव्यू हमें आप करना चाहते हैं, तो आप आसानी से हमें ईमेल कर सकते हैं @अंग्रेजी-in-english@gmail.com पर। और आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब हम टाइम से और तरीके से आपको हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके जो भी सजेशंस आते हैं उन पे हम काम करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अब बगैर देरी किए हुए हम चालू करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें हम आज फ्यूचर टेंस पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में कंप्लीट करवा चुका हूँ। आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स भी मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की ओर। जैसे कि हमारा दोस्तों पहले भी फॉर्मेट रहा है, सबसे पहले हम ये देखेंगे आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस में प्रेजेंट और पास्ट टेंस के ही तरीके से हम सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी हम बोलते हैं, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और उसके यूजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, जिसके भी यूजेस के बारे में हम पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ वो किस तरीके से यूज़ होता है, कहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके फॉर्मेट के बारे में और उसके यूजेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से कहाँ पे इन सारे टेंसेस को यूज़ किया जाता है। तो फ्यूचर टेंस में सबसे पहले फ्यूचर टेंस का बेसिक हम देख लेते हैं। फ्यूचर टेंस के बेसिक में हम ये जानेंगे कि उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा, कौन सी मेन वर्ब का यूज़ किया जाएगा, और उसके एग्जाम्पल सेंटेंस से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसमें यूज़ किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी यूज़ की गई है। तो शैल का इसमें यूज़ किया जाता है। जैसे इज, एम, आर हमने देखा था कि हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस में हमने वॉज वर्ब का यूज़ किया था इस तरीके से, और ये इसमें रहता है। और शैल का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ।
फर्स्ट पर्सन हमारे हो गए आई और वी, इन दोनों के साथ हम यूज़ करेंगे शैल को, और विल का यूज़ करेंगे हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, जैसे यू, और इसके अलावा ही, शी, इट, दे, और इस तरीके से ये जो सेकंड और थर्ड पर्सन रहेंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोल रहा होता है, सेकंड पर्सन वो है जिससे हम बात कर रहे हैं और इसमें सेकंड पर्सन में आपको सिर्फ यू देखने को मिलता है। थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में बात की जा रही है, वो शायद वहाँ पे मौजूद नहीं है, और जिसके बारे में भी बात करते हैं वो थर्ड पर्सन हो जाता है। कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में आएंगे ही, शी, इट और दे। मेन वर्ब जो है उसकी इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, जैसे हम प्रेजेंट टेंस की वर्ब बोलते हैं तो मेन वर्ब जो रहेगी वो फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और ऑक्सिलरी वर्ब है उसमें हम शैल और विल का यूज करते हैं। शैल हम फर्स्ट पर्सन के साथ और विल का यूज हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ इसमें करने वाले हैं। उसके बाद हम एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे वी शैल मीट अगेन, हम वापस से मिलेंगे, ये प्योर फ्यूचर का पार्ट हो गया। यू शैल गेट योर मनी, तुम्हें अपना पैसा वापस मिल जाएगा, ये कलर्ड फ्यूचर हो गया। अब दोस्तों सबसे पहले जानने वाली बात ये है कि प्योर फ्यूचर क्या होता है और कलर्ड फ्यूचर क्या होता है। तो प्योर फ्यूचर और कलर्ड फ्यूचर के बीच का हम डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्योर जो फ्यूचर है वो ये है कि भविष्य में होने वाली सामान्य जो घटनाएं रहती हैं उसे हम प्योर फ्यूचर में लेते हैं, और कलर्ड जो फ्यूचर है उसमें सामान्य घटना नहीं होती है, हम कोई दृढ़ निश्चय कर लेते हैं या कोई धमकी देते हैं, इस तरीके से कोई प्रॉमिस अगर हम करते हैं तो उसको हम कलर्ड फ्यूचर के लिए लेते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम आगे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले यूज हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज के बारे में बात करते हैं। यूज टू स्टेट सिंपल फ्यूचरिटी, सिंपल फ्यूचरिटी मतलब प्योर जो फ्यूचर होता है उसको बताने के लिए बात करते हैं कि आने वाले समय में क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं। इसके बारे में हम बात करने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं, जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बोलेंगे। जैसे आई शैल बी 51 नेक्स्ट ईयर, मैं अब 50 साल का हूं और अगले साल में 51 साल का हो जाऊंगा, तो शैल जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करती है। और उसके बाद है बी जो है ये इसमें मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाती है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस हमें दे रखा है वो है द ट्रेन विल अराइव एट 2 PM, जो ट्रेन है वो आएगी। अब ट्रेन जो है वो थर्ड पर्सन हो गया, इसलिए हम विल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये इसमें हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया गया है। अराइव की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो अराइव ही रहेगी, तो मेन वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म हमने यहाँ पे यूज कर ली है। एट 2 PM, 2 बजे ट्रेन आएगी। तो सिंपल फ्यूचरिटी की बात करता है कि आने वाले निकट भविष्य में क्या काम होने वाला है, क्या चीज़ें घटित होने वाली हैं, क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं, उनके बारे में हम बात इसमें करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि कलर्ड फ्यूचर और अनकलर्ड फ्यूचर के बारे में, मतलब प्योर फ्यूचर तो मैंने आपको बता दिया, एक तरह से हम सिर्फ स्टेटमेंट उसमें देते हैं। कलर्ड फ्यूचर में एक तो हमारी विलिंगनेस होती है कि हम किसी काम को करने के इच्छुक हैं, और सामने वाले को हम बताते हैं कि ये काम मैं करना चाहता हूं निकट भविष्य में, तो उसमें हम हमारी विलिंगनेस को दर्शाते हैं कि आप किसी काम को करने के लिए इच्छुक हैं। दूसरा इसमें आता है प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब वायदा। अगर आप किसी से कोई भी वादा करते हैं तो उस वादे को दिखाने के लिए, उस दृढ़ निश्चय को दिखाने के लिए कि आप अपना वादा पूरा करेंगे, आप जो भी कह रहे हैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस में अगर जब हमें प्रॉमिस दिखाना हो तो उसमें हम उसको हम कलर्ड फ्यूचर बोलते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है थ्रेट। अगर आप किसी को धमकी देते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें देख लूंगा, तो उस वाली कंडीशन में हम उसको कलर्ड फ्यूचर बोलते हैं। और डिटर्मिनेशन, कि मैं इस बार पास होकर जरूर दिखाऊंगा, इस बार मैं नौकरी लगकर जरूर दिखाऊंगा, तो ये हमारा दृढ़ निश्चय हो जाता है, डिटर्मिनेशन हो जाता है। तो विलिंगनेस दिखाने के लिए, प्रॉमिस दिखाने के लिए, थ्रेट या धमकी दिखाने के लिए, डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए जब हम शब्दों का उपयोग करते हैं तो हम उसे कलर्ड फ्यूचर बोलेंगे। और कलर्ड फ्यूचर में दोस्तों होता ये है, अब तक हमने देखा था कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज होता है और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज होता है। लेकिन जैसे ही हम विलिंगनेस की बात करते हैं, प्रॉमिस की बात करते हैं, थ्रेट की बात करते हैं, या फिर हम डिटर्मिनेशन की बात करते हैं,
तो इन चारों ही दशाओं में हम विल और शैल का यूज जो है उसको अपोजिट कर देते हैं, एकदम उल्टा कर देते हैं। अब उल्टा कैसे कर देंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आई और बी के साथ ऐसी कंडीशंस में जब हम विलिंगनेस, प्रॉमिस, थ्रेट या डिटर्मिनेशन जब दिखाने की कोशिश करते हैं तब हम विल का यूज कर लेंगे, और थर्ड पर्सन के लिए और सेकंड पर्सन के लिए हम उस कंडीशन में शैल का यूज करते हैं जब हम विलिंगनेस, प्रॉमिस, थ्रेट या डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। जैसे आई विल रिटर्न योर बुक। अब मैं किसी मेरे सामने वाले से जिससे मैं बात कर रहा हूँ उससे मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं उसको उसकी बुक वापस लौटा दूंगा। तो ऐसी वाली कंडीशन में जब आपको दिख रहा हो, सेंटेंस के हिसाब से आपको पता लग रहा हो कि इसमें प्रॉमिस किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप आई के साथ विल का यूज करेंगे। नॉर्मल कंडीशन में आई के साथ शेल का यूज होता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये कलर्ड फ्यूचर है, इसमें प्रॉमिस दर्शाया गया है, इसलिए हम आई के साथ विल का यूज करेंगे। उसके बाद यू जो है वो सेकंड पर्सन हो गया। नॉर्मल कंडीशन में इसके साथ हम विल का यूज करते हैं, लेकिन जैसे आप सेंटेंस देखेंगे सेकंड वाला, उसमें लिखा हुआ है यू शैल हैव योर मनी, तुम्हें तुम्हारा जो पैसा है वो वापस मिल जाएगा। मतलब आप उसको आप उस व्यक्ति को उसका पैसा वापस लौटा देंगे, ऐसा आप उससे प्रॉमिस कर रहे हैं, ऐसा आप उससे वादा कर रहे हैं। तो वादा करने वाली कंडीशन में ये कलर्ड फ्यूचर हो जाएगा, और कलर्ड फ्यूचर में विल और शैल लगाने के जो नियम हैं वो एकदम विपरीत हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप यू के साथ शैल का उपयोग यहाँ पे कर रहे हैं। इसके बाद इसके बाद इंडेफिनेट टेंस में अब हम देखेंगे दूसरा यूज क्या है। अब इसको कैसे यूज करते हैं। ऑल्सो यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में इनको यूज करते हैं, जब कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसमें यूज किया जाता है। कैसे, नीचे सेंटेंस में हम देखते हैं। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। ठीक है, तो पास हो जाओगे, इसको बताने के लिए यहाँ पे हम यू के साथ विल का यूज हमने कर लिया। आई शैल गो एज सून एज आई एम रेडी, मैं चला जाऊंगा एज सून एज आई एम रेडी, जैसे ही मैं तैयार होता हूँ वैसे ही मैं चला जाऊंगा। तो पास हो जाओगे, मैं चला जाऊंगा, इनको दर्शाने के लिए आप यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। बाकी इफ क्लॉज वाले जो हैं, जो कंडीशनल सेंटेंस रहेगा, जैसे एज सून एज वाला हो गया एज सून एज आई एम रेडी, और ऊपर वाले में इफ यू वर्क हार्ड। मैं पेन चेंज कर लेता हूं जिससे ये वाला चीज आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये ठीक है। तो इफ यू वर्क हार्ड जब आप उपयोग करेंगे, ये कंडीशनल हो गया, तो इसमें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, और कंडीशनल सेंटेंस का रिजल्ट क्या निकलने वाला है उसको हम दिखाने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। आई शैल गो में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया है। कंडीशनल वाला जो इन दोनों सेंटेंस में से कंडीशनल वाला जो पार्ट रहेगा उसको दर्शाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इसमें यूज करते हैं। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है, अब हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसके बारे में बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, वो लगती है शैल और विल ही, और उसके साथ हम बी उसमें साथ में जोड़ देते हैं। मेन वर्ब जो है उसमें आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, और फोर्थ फॉर्म का सही नाम जो होता है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो उसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अब हम इसके सेंटेंस देख लेते हैं। ही विल बी प्लेइंग, तो विल के साथ बी यहाँ पे लग गया, आप देख लीजिए। मेन वर्ब जो है प्ले है, उसकी फोर्थ फॉर्म हो गई, वो आईएनजी हो गई। सॉरी, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग, वो फुटबॉल खेल रहा होगा शाम को, तो शाम के वक्त वो फुटबॉल खेल रहा होगा। माई फ्रेंड विल बी वेटिंग फॉर मी एट द सिनेमा, मेरा दोस्त जो है वो मेरा इंतजार कर रहा होगा, कहाँ पर, सिनेमा पे। तो भविष्य में जो काम जारी रह रहे होंगे किसी समय पे, उनको दर्शाने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। विल के साथ आपने यहाँ पे देखा वी लग गया, हेल्पिंग वर्ब में शैल और विल के साथ हमने वी जोड़ दिया, दोनों ही कंडीशन में। दूसरा हम देखते हैं, प्लेइंग जो है, प्ले का फोर्थ फॉर्म प्लेइंग हो गया, वेट का फोर्थ फॉर्म वेटिंग हो गया, तो इस तरीके से हम इसका यूज यहाँ पे करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। तो यूज ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट विल रिमेन इन प्रोग्रेस एट सम टाइम इन फ्यूचर। ऐसे एक्शंस के लिए यूज किया जाता है जो प्रोग्रेस में रहेंगे एट सम टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर में किसी समय पे वो
कंटिन्यू रहने वाले हैं। ऐसे सेंटेंसेज में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। और एग्जाम्पल सेंटेंस के इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आई शैल बी एंजॉइंग माई सेल्फ इन शिमला इन जून नेक्स्ट ईयर। अगले साल जून में मैं एंजॉय कर रहा हूँगा शिमला में। तो शैल के साथ वी लग गया, हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ से समझ में आ गई। नीचे वाले सेंटेंस में शैल के साथ वी लग गया तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ गई, शैल के साथ, शैल या विल के साथ वी लग गया। उसके बाद हम देखते हैं एंजॉय, एंजॉय का फोर्थ फॉर्म एंजॉइंग हो गया, प्ले का फोर्थ फॉर्म प्लेइंग हो गया। तो इन दोनों में हम मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल हम बोलते हैं। तो सेंटेंसेस को वापस पढ़ के देखते हैं। आई शैल बी एंजॉइंग माई सेल्फ इन शिमला इन जून नेक्स्ट ईयर। मैं अगले साल जून में शिमला में एंजॉय कर रहा हूँगा। उसके बाद वी शैल बी प्लेइंग ए हॉकी मैच एट 4 PM टुमारो। कल शाम को 4 बजे हम हॉकी का मैच खेल रहे होंगे। तो इस तरीके से इसको दर्शाएंगे। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक यूज हो गया ऐसे एक्शंस के लिए जो फ्यूचर में जारी रह रहे होंगे। नेक्स्ट, दूसरा इसको किस तरीके से यूज करते हैं, यूज फॉर फ्यूचर प्लान। अगर हमने फ्यूचर में कोई चीज प्लान कर रखी है, ठीक है, दैट हैव ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। ऐसी चीज जो हमने डिसाइड कर लिया है और फ्यूचर में हमको उसने प्लान कर रखा है कि ये काम हमें आने वाले समय में करना है, उन सेंटेंसेस के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे कि रमेश विल बी पुटिंग अप विद यू एंड रीता विद अस। ठीक है, रमेश तुम्हारे साथ रहेगा और रीता हमारे साथ रहेगी, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो विल भी यहाँ पे यूज हो गया, ठीक है। और पुट अप का जो फोर्थ फॉर्म हो गया वो पुटिंग हो गया। ही विल बी मैरिंग रजनी नेक्स्ट मंथ। अगले महीने उसकी रजनी से शादी हो रही है, वो रजनी से शादी करेगा अगले मंथ, ठीक है। तो विल के साथ वी लग के हेल्पिंग वर्ब विल शैल के साथ वी यहाँ पे लग गया है और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहाँ पे आ गई है, जैसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो मैरिंग आ गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब या जिसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं वो लगेगी शैल और विल, और उसके साथ उसमें लग जाएगा हैव लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब की इसमें लगेगी थर्ड फॉर्म, जैसे हम पार्टिसिपल बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए इसका सेंटेंस हम देख लेते हैं। आर फ्रेंड्स विल हैव अराइव्ड। तो विल हैव यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अराइव्ड बाई 4 PM टुडे। आज 4 बजे तक मेरे दोस्त आ चुके होंगे। मतलब कोई काम है जो फ्यूचर में किसी एक निश्चित समय पे कंप्लीट हो चुका होगा। ऐसे सेंटेंसेस को दर्शाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो आवर फ्रेंड्स विल हैव अराइव्ड बाय 4 PM टुडे। आज शाम को 4 बजे तक हमारे जो दोस्त हैं वो पहुंच चुके होंगे, आ चुके होंगे। आई शैल हैव फिनिश्ड माय बुक बाय टुमारो। कल तक, आने वाले कल तक मैं अपनी जो किताब है उसको खत्म कर चुका हूँगा, पढ़ के खत्म कर चुका हूँगा, कंप्लीट कर चुका हूँगा। तो आई शैल हैव, शैल के साथ हैव यहाँ पे लग गया और फिनिश का थर्ड जो फॉर्म है उसमें फिनिश लग गया। ऊपर वाले में अराइव की जो थर्ड फॉर्म है वो अराइव लग गई। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ऑक्सिलरी वर्ब शैल विल के साथ हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। अब इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। यूजेस किस तरीके से रहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। यूज फॉर एन एक्शन, ऐसे एक्शंस के लिए दैट विल बिगिन, जो चालू हो गए हैं, एंड बी कंप्लीटेड, जो कंप्लीट भी हो चुके हैं चालू होने के बाद, एट सम गिवन टाइम इन द फ्यूचर, फ्यूचर में किसी समय पे वो चालू होकर खत्म हो चुके होंगे, ऐसे एक्शंस को बताने के लिए। दिस टेंस इज यूजुअली एसोसिएटेड विद बाई एंड बाय द टाइम। ऐसे सेंटेंसेज में, ऐसे टेंस में, इस टेंस में कई बार जो है यूजुअली बाई और बाय द टाइम का उपयोग कर लिया जाता है। जरूरी नहीं है किया जाए, लेकिन आमतौर पर बाई या बाय द टाइम का यूज इसमें कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस हम देख लेते हैं। इन 3 months ही विल हैव रिटन 2 books। अगले 3 महीनों में, मतलब आने वाले जो 3 महीनों में, उनमें ही विल हैव रिटन 2 books, वो 2 किताबें कंप्लीट कर चुका होगा लिख के। तो विल हैव जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, और राइट का जो है थर्ड फॉर्म इसमें रिटन का उपयोग करके हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगा दी है। उसके बाद पॉपुलेशन ऑफ जयपुर विल हैव क्रॉस 30 लाख बाई 2005। ठीक है, जो जयपुर की जो पॉपुलेशन रहेगी, जनसंख्या जो रहेगी, विल हैव क्रॉस्ड, तो विल हैव यहाँ पे यूज हो गया हेल्पिंग वर्ब। क्रॉस्ड, क्रॉस का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लग गया। 30 लाख को पार कर चुकी होगी 2005 में। तो जो 2005 से पहले कोई किसी ने ये सेंटेंस बोला है और वो बता रहा है कि आने वाले समय में 2005 में जयपुर की जो जनसंख्या होगी वो 30 लाख की नंबर को पार कर चुकी होगी, मतलब उससे ज्यादा हो चुकी होगी।
तो ये यूज हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक। उसके बाद अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम बात करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हम बात करें। शैल और विल के साथ हैव बीन का हम इसमें उपयोग करेंगे, ठीक है। और मेन वर्ब की हम आईएनजी वाली फॉर्म लगेंगे। जब भी कंटिन्यूअस आ जाएगा तो आप आईएनजी वाली फॉर्म आपको यूज करनी होती है। परफेक्ट में हैव का हम यूज करते हैं तो हैव बीन इसमें लग गया, तो और आईएनजी वाली फॉर्म इसमें मेन वर्ब की लग जाएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई शैल हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 19 ईयर। अब जैसे मैंने बताया था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है उसमें सिंस और फोर का उपयोग कर लिया जाता है, ठीक है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक, आई शैल हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 19 ईयर्स, मैं इस साल के अंत तक इस कॉलेज में कम से कम 19 साल से पढ़ा रहा होऊंगा। इस साल के अंत तक मैं इस कॉलेज में 19 साल से पढ़ा रहा हूँगा और उसका प्लान है कि वो आगे भी इस कॉलेज में पढ़ाएगा। मतलब ऐसा काम जो परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी चलता रहेगा। मैन विल हैव बीन लिविंग इन स्पेस इन ए फ्यू हंड्रेड ईयर्स, कुछ 100 सालों में जो इंसान होगा वो स्पेस में रहना चालू कर देगा। मैन विल हैव बीन लिविंग इन स्पेस इन ए फ्यू हंड्रेड ईयर्स, तो हैव बीन यहाँ पे लग गया। हेल्पिंग वर्ब जैसा कि ऊपर बताया आपको मैंने, हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज हैव के साथ, बीन लग गया, शैल विल के साथ हैव बीन लग जाएगा। उसके बाद लिविंग है, लिविंग जो है लिव का फोर्थ फॉर्म है, जिसे हम आईएनजी वाली फॉर्म बोलते हैं जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। इस तरीके से ये रहेगा। इसके यूज के बारे में हम बात कर लेते हैं। यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यूज टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन अप टू ए पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। ऐसे चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, किसी भी एक्शन की ड्यूरेशन को बताने के लिए कि कितना समय उसमें बीच में लगा है। अप टू ए पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर, भविष्य के किसी समय को लेकर, जैसे 2025 तक मैं एक काम करूंगा, ठीक है, मंडे तक मैं कोई काम करूंगा, तो आने वाले फ्यूचर के किसी समय तक कितना काम जारी हो चुका होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर हिज वाइफ फॉर 4 आवर्स एट 3 o'clock, जब 3 बज जाएंगे उस समय पे वो अपनी बीवी के लिए 4 घंटे से इंतजार कर रहा होगा। तो विल हैव बीन यहाँ पे हो गया और वेट का वेटिंग इसमें फोर्थ फॉर्म इसमें लगी गई है, जैसे हम आईएनजी वाली फॉर्म बोलते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हम इसे बोलते हैं। विल हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। यहीं पे हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है। फ्यूचर जो टेंस है वो आमतौर पर दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज में नहीं लिया जाता है, इसीलिए इसके बहुत ज़्यादा यूज भी नहीं होते हैं, और इसी ही कारण से एग्जाम में फ्यूचर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत कम आते हैं, क्योंकि इसमें नियम बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा इसका उपयोग नहीं किया जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसके नियम नहीं है। प्रेजेंट और पास्ट के जो नियम है वो कुछ कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, उसमें इंटरचेंजेबली भी उनको यूज़ किया जाता है। किसी सेंटेंस में हमने देखा था कि प्रेजेंट वाला मीनिंग निकल रहा है, लेकिन टेंस जो उपयोग कर रहे हैं हम पास्ट का उपयोग कर रहे हैं। कई बार हम पास्ट के मीनिंग निकल रहा है लेकिन प्रेजेंट टेंस में उसको यूज करते हैं। तो इस तरीके से ज़्यादातर जो सवाल जो आते हैं एग्जाम्स में आपके, वो प्रेजेंट और पास्ट से आते हैं, फ्यूचर से नहीं आते हैं। तो इस तरीके से ये रहता है। फ्यूचर के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कल हम अपना 21वां चैप्टर यहाँ से चालू करेंगे, और जिसमें टॉपिक हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रखते हैं। लास्ट में अलविदा कहने से पहले मैं आपसे वापस से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल चालू ज्वाइन कर लें, और अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, कोई भी सजेशंस आप देना चाहें तो प्लीज़ 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 आप बिल्कुल फ्री होकर अंग्रेजी इन इंग्लिश @gmail.com पर हमें अपने सजेशंस भेजें। हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमें सजेशंस भेजते हैं और हम उस पर काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारा मोटो है दैट वी मेक इट इजियर। हम चीज़ों को आसान करने में विश्वास रखते हैं, मेहनत करके चीज़ों को हम आसान बनाना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप जो हैं हमें सजेशंस प्लीज़ दें कि आगे क्या करना चाहिए, किस तरीके से मुझे पढ़ाना चाहिए, कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको आगे पढ़ने हैं, किन चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। इंग्लिश से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो आप मेरे से पूछें, कोई भी क्वेश्चंस हैं, और उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, मुझे भी मदद मिलेगी और ज़्यादा सीखने में। मुझे ज़्यादा पता लग पाएगा कि लोगों को, स्टूडेंट्स को जो है वो कहाँ पे परेशानी आ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल को शेयर करें आप, जिससे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी से अच्छी क्वालिटी एजुकेशन ले पाएँ। और कहीं भी ये मैं चाहता हूँ कि कहीं भी उनको फ़ीस कहीं पर पे ना करना पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा जो कोचिंग्स की और उनकी फ़ीस रहती है, वो आपको ज़्यादा पे नहीं करनी पड़े कहीं भी। और इन जो वीडियोज़ का है, वो लेवल बेस्ट टू बेस्ट रहने वाला है, जैसा कि अब तक रह रहा है। आज हम 20 जो वीडियोज़ हैं कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये एम पूरा हो सके कि फ्री एजुकेशन की तरफ हम आगे बढ़ें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्री में एजुकेशन मिले। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जो है इंग्लिश के लिए ज़्यादातर परेशानी बच्चे उठाते हैं। तो ये मैं सोचता हूँ कि इंग्लिश को लेकर बच्चे किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिर्फ़ इंग्लिश की वजह से पीछे ना रहें। तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, हैव अ ग्रेट डे अहेड। Please ask your friends to subscribe the channel. Thank you so much for watching. Bye bye.